माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं धन्यवाद देता हूं उसके साथ साथ क्योंकि रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया। सभापति जी, मैं भारतीय रेल केवल पटरियों पर चलने वाली गाड़ियों का नाम नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन और सामाजिक एकता की सबसे मजबूत कड़ी। आज भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। देश में लगभग 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल का नेटवर्क है। प्रतिदिन लगभग 13,000 से अधिक यात्री ट्रेन और 8,000 से अधिक मालगाड़ियां चलती हैं। हर दिन लगभग 2.4 करोड़ यात्री रेलवे में यात्रा करते हैं। प्रतिदिन लगभग 40 लाख टन से अधिक माल रेलवे के माध्यम से ढोया जाता है। रेलवे में लगभग 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन इतने बड़े तंत्र के बावजूद आज भी करोड़ों यात्रियों को भीड़, सुविधा और सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि रेल की पटरियों पर केवल ट्रेनें नहीं चलती, उन पर करोड़ों भारतीयों के सपने चलते हैं और जब व्यवस्था कमजोर होती है तो सपने भी पटरी से उतर जाते हैं। सभापति जी, सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे के लिए लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश प्रस्तावित किया है। सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन सवाल यह है क्या यह निवेश वास्तव में यात्रियों की सुविधाएं, सुरक्षा और रोजगार में दिखाई दे रहा है? आज भी हजारों किलोमीटर ट्रैक पुराने और कई जगहों पर सिग्नलिंग सिस्टम कमजोर है और स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं कमी है। रेल सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि रेल में सुरक्षा केवल रिपोर्टों से नहीं आती, सुरक्षा जमीन पर किए गए काम से आती है। आज भी हजारों किलोमीटर ट्रैक पर नवीकरण होना बाकी है और कर्मचारियों की कमी एक गंभीर समस्या है। महोदय, भारतीय रेल कभी देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान हुआ करता था और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज रेलवे में लगभग 3 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं और प्रमोशन से जुड़े अनेक मुद्दे सामने आते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मंत्री तो यहाँ मौजूद हैं, कि जब देश का युवा बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहा है तो रेलवे में इतने पद खाली क्यों पड़े हैं? देश का युवा अवसर मांग रहा है और रेलवे में खाली पद इंतजार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? महोदया जी, मैं इस सदन के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। रेलवे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अवसर मिलना कम हो गया क्योंकि भर्ती नहीं निकल रही है। मैं मंत्री जी को से आग्रह करूंगा कि रेलवे में SC, ST और OBC के आरक्षित पदों को शीघ्र भरा जाए। भर्ती प्रक्रियाओं में तेज और पारदर्शी बनाया जाए। रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों में इन वर्गों के युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं। रेलवे कॉलोनियों में कर्मचारियों कल्याण कार्यक्रम में सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक देश के अंतिम व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावना यही थी कि सरकारी संस्थान सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभ बने और सरकार भी इस बात के वादे करती है। महोदया जी, आज सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की स्थिति बेहद कठिन है। ट्रेनों में अत्यधिक भीड़, लंबी वेटिंग लिस्ट, स्टेशनों पर सुविधा कमी के कारण देश की जनता त्रस्त है। ऐसा लगता है कि आम यात्रियों की समस्याओं को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है जितनी दी जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे केवल अमीरों की तेज ट्रेन नहीं होनी चाहिए, रेलवे गरीब और आम आदमी की जीवन रेखा भी होनी चाहिए। जब रिजर्वेशन कराते हैं मंत्री जी तो वेटिंग नजर आता है कि वेटिंग है। जब ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि हम तो खुद सफर करते हैं, तो ट्रेन खाली मिलती है। ये क्या, किस तरह का भ्रष्टाचार है? इस पर आपको जानकारी करनी चाहिए। और रेलवे में जनरल डिब्बे जो है आपको बढ़ाने चाहिए। साथ साथ मेरी मांग है मंत्री जी, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई, आप मुझे ये भी बता दें कि एक टांग पे खड़ा होकर बताऊं या दोनों टांग पे, कि जो आपका ध्यान आकर्षण हो जाए विपक्ष के सांसदों की तरफ भी। क्योंकि देखो, सरकार के जितने लोग बोले सबने आपकी बड़ाई की और हम लोग भी बड़ाई करते हैं कि आप अवसर दे दें तो और बड़ाई कर दें। तो इसलिए पूछ रहा हूं, एक टांग पे खड़ा होकर बोलो जो आप निगरानी बनाएंगे, या फिर दोनों टांग पे खड़ा होकर बोलो जो आपका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। मंत्री जी, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नगीना रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए और साथ साथ रेलवे का जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है नगीना में, उसकी लंबाई बढ़ा दो, क्योंकि महिलाओं को पीछे उतरना पड़ता है। ये बात मैंने कई बार कही, इसलिए मैंने कहा कि एक टांग पे खड़ा होकर सुन लीजिए कम से कम, मगर ध्यान तो आकर्षण कीजिए। नगीना और आसपास के क्षेत्र में लाखों लोग दिल्ली, हरिद्वार और लखनऊ की यात्रा करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि दिल्ली और हरिद्वार जाने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नगीना लोकसभा क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। नजीबाबाद नगीना धामपुर रेल मार्ग पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री से मांग करूंगा कि इस रेल सेक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना चाहिए। नगीना क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली और लखनऊ के लिए नई इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए। इससे क्षेत्र के छात्रों और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। धामपुर नगीना से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए। नजीबाबाद से नगीना और धामपुर होते मुंबई के लिए ट्रेन चलाए। मेरी बहुत पुरानी मांग हो गई है लंबे समय से कि ये मांग पूरी हो जाए।
और सेओरा, किरतपुर, हल्दोर, नगीना, धामपुर आदि स्थानों पे फ्लाईओवर अंडरपास की मांग का काम जल्द पूरा हो जाए। आपको याद है, आप भी कहते हैं, बहुत सारे मंत्री कहते हैं 1-1 मिनट कीमती है। अब 1 मिनट का जो वैल्यू है वो यहां पता लगती है, लेकिन वहां 15-15, 20-20 मिनट खड़े होना पड़ता है। और ये डिजिटल इंडिया है, विश्वगुरु भारत की बात होती है सरकार की तरफ से, कहां है वो? कितने फाटक ऐसे जिन पर भी काम होना बाकी है? मुजफ्फरनगर में शुक्रताल में जो बहुत बड़ा तीर्थ है मंत्री जी, गुरु गद्दी अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज की, वहां बहुत लाखों श्रद्धालु जाते हैं, उसको भी किसी कनेक्टिविटी से जोड़िए, तो इससे अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा और वहां के जो वहां मानने वाले लोग हैं उनको भी जो है वो भी आपका धन्यवाद करेंगे। अंत में मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय रेल केवल लोहे की पटरियों पर नहीं चलती हुई, यह देश के विश्वास और उम्मीदों पर चलती है। अगर इस विश्वास को मजबूत करना है तो रेलवे को सच में मजबूत करना होगा। और नगीना लोकसभा दूसरे राज्य को भी जोड़ती है, इधर हरिद्वार और इधर कोटद्वार, तो नगीना से होके निकलते हैं, दोनों राज्य का वो जोड़ है। मेरा आपसे आग्रह है कि नगीना की जो मांगे मैंने रखी है मंत्री जी, अगर आप इनको पूरा करेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अगर आप सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों के काम करोगे तो इससे स्पष्ट होगा कि आपकी सरकार सबकी सरकार नहीं है, आपकी सरकार सिर्फ अपने लोगों की सरकार है। और जहां के लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया है उनके अधिकारों का संरक्षण भी, क्योंकि अब तो आप मंत्री किसी पार्टी के नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। ये भी मैं आपसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। जय भीम, जय भारत।